गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं साइंस चैप्टर नंबर 5 सम बेसिक यूनिट्स ऑफ लाइफ सेल्स। ठीक है, सेल चैप्टर क्लास 9 का हम आपके लिए लेके आ गए हैं। न्यू वीडियो है, इंटरेस्टिंग वीडियो है। बायोलॉजी ऐसी चीज है जो क्लास 9 से अगर फंडामेंटल्स क्लियर हो तो 10th में भी फंडामेंटल्स क्लियर रहते हैं और 11th 12th में आप मैथ्स की जगह बायो सेलेक्ट कर पाओगे और डॉक्टर्स बन पाओगे। फिर डॉक्टर खेलना। ठीक है, डॉक्टर इज वन ऑफ द नोबलेस्ट जॉब, बट 9th से अगर बेस क्लियर नहीं होगा आपका, जो आपका फर्स्ट चैप्टर वहां से आपका बेस क्लियर नहीं होगा तो आपको होगी तकलीफ। तो काइंडली इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें देखने के बाद। तो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है डिस्कवरी ऑफ सेल से। रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे 1665। ठीक है, 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने एक बड़ी ही कीन ऑब्जर्वेशन की। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने बेटा ये ऑब्जर्व किया कि जब हम ध्यान से देखें एक कॉर्क के बाग को, जो छाल होती है उसको अगर हम ध्यान से देखें तो हनी बी के कोम लाइक स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा था और उसके बीच में कुछ दाने थे। ये था हमारा सबसे बेसिक सेल जो 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने डेड सेल्स का देखा था। डेड सेल्स क्यों बता रहा हूं? क्योंकि वो अलाइव नहीं थे, वो मूवमेंट नहीं कर रहे थे, उनके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं था। क्यों इंफॉर्मेशन नहीं था? बैक इन 1665 जब व्हाइट एंड ब्लैक का जमाना था तो बट ऑब्वियस एजुकेशन की कमी, टेक्नोलॉजी की कमी के चलते रॉबर्ट हुक के पास थी लिमिटेशंस। बट उनके आगे आने वाले साइंटिस्ट ए वैन, जिन्होंने कि 1674 में जस्ट 10 साल के अंदर इस चीज को डिफरेंट लेवल पे ले गए। उन्होंने एक पॉन्ड के पानी का सैंपल लिया और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा और जब उसको उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर में देखा उनको चीजें हिलती हुई दिखाई देने लगी और उन्होंने कहा सेल्स आर नॉट डेड, सेल्स आर अलाइव एंड दे कैन मूव। वहां से डेफिनेशन आया सेल इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारा शरीर टॉप टू बॉटम, वो भिक्षु शो हो, खली हो, नरेंद्र मोदी साहब हो, चाहे ट्रंप हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, कोई भी है, ठीक है, अक्षय कुमार से लेकर के वॉन हुसैन, कोई भी है, सबके सब लोग सेल्स के छोटे छोटे दानों से मिले। जैसे कि नॉन लिविंग थिंग्स हमारी चेयर टेबल्स एटम से मिली थी, इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था, वैसे सेल्स छोटे छोटे फंडामेंटल यूनिट हैं। दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अवर बॉडी। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। ये ए वैन साहब ने 1674 में बताया। डेट प्लीज याद रखते जाओ, अभी नहीं पूछे जाती बट आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत काम आती है। इसी के कुछ साल के बाद 1831 में, ठीक है, लगभग 18th सेंचुरी, उसके बाद 16th सेंचुरी के बाद सीधे 18th सेंचुरी में बहुत बड़ी बायोलॉजिकल इन्वेंशन हुई। ये इन्वेंशन ब्राउन साहब ने किया था, रॉबर्ट ब्राउन जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला सेल एक पूरा स्ट्रक्चर नहीं है, उसके अंदर और भी कुछ है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है न्यूक्लियस, जो कि उसका ब्रेन है। ठीक है, तो सेल की सारी फंक्शनिंग न्यूक्लियस संभाल रहा है, न्यूक्लियस उसके सेंटर में, न्यूक्लियस के बिना सेल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसा उन्होंने कहा था। इसके कुछ साल के बाद 1839 में दो साइंटिस्ट लोग थे, स्वान एंड एक और थे, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, जिन्होंने की सेलुलर थियरी दी। ये आपके कोर्स में नहीं, अब ये आता है 11th 12th में। और 1855 में फाइनली सेलुलोस ओमनी थियरी आई, जो वो भी आपके कोर्स में यहाँ पे नहीं है, कॉलेज में आएगा, बट नाम याद रखना कम से कम। साइंटिस्ट लोगों के बारे में जानने में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग नहीं होती, बट डेट से याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हमारे आसपास मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सेल्स से बने। ठीक है, सेलुलर लेवल पे हमारी दो क्लासिफिकेशन है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उनका एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम। यूनिसेलुलर का मतलब बेटा सिंगल सेल्ड, वो ग्रुप में नहीं रहते, उनका फंक्शनिंग वैसा ही होता है जैसे मल्टी सेलुलर का होता है। मल्टी सेलुलर मतलब एक से ज्यादा झुंड बना के जो रहते हैं सेल्स। इनके फंक्शनिंग और यूनिसेलुलर के बेसिक फंक्शनिंग सेम होते हैं, कुछ बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होता है, वरना फंक्शनिंग ऑफ सर्वाइवल इज सेम, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, अब हमारा स्टार्ट करते हैं थियरी पोर्शन। आपके लिए स्कूल्स में प्रैक्टिकल लैब्स में, बायो की प्रैक्टिकल लैब में ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट आपको बताया जाएगा। ये इंस्ट्रूमेंट कहलाता है माइक्रोस्कोप। क्या कहलाता है ये इंस्ट्रूमेंट? माइक्रोस्कोप। ओके, ये एक माइक्रोस्कोप है, आपके टेक्स्ट बुक में इसका डायग्राम है। ओके,
माइक्रोस्कोप के हेड पे होता है एक आई पीस, जिसमें से कि हम देखते हैं हमारे कल्चर को। कल्चर यहां पे डिश पे रखा जाता है, ग्लास की डिश होती है, ओके। नीचे इसके एक मिरर होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिस पे लाइट आके टकरा के ऊपर के तरफ जाती है। लाइट जब यहां ऊपर जाती है तो यहां पे एक और दूसरा लेंस होता है जो मैग्निफिकेशन में हेल्प करता है, और हमारा तीसरा लेंस लगा होता है यहां पे, ठीक है। इसके अंदर एक लेंस है। ये बॉडी हॉलो होती है, ये पूरी बॉडी अंदर हॉलो होती है, अंदर कुछ नहीं है। यू कैन सी ये पूरी बॉडी हॉलो है। अगर मैं आईपीस निकाल दूं, यू कैन सी ये पूरी बॉडी हॉलो है, अंदर कुछ नहीं है। इट इज अ एम्प्टी स्पेस। लाइट अंदर जाके टकरा करके रिफ्लेक्शन की वजह से जूम इन होती है, और हमें छोटी छोटी चीजें जो नेकेड आइज से नहीं दिख सकती, जैसे कि सेल्स हमें नेकेड आइज से नहीं दिख सकते बेटा, तो सेल्स हमें नेकेड आइज से दिखने लगते हैं माइक्रोस्कोप की मदद से। तो माइक्रोस्कोप इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू सी द सेल्स which cannot be seen by naked eyes। आंखों से जो चीजें नहीं देखी जा सकती वो सेल्यूलर लेवल पे हम लोग कैसे देख सकते हैं, एक डिवाइस यूज करके, जिसको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं, ठीक है। आप लोग ने सीआईडी वीआईडी में देखा होगा, पूरे हिंदुस्तान देखता था सीआईडी, कि साड़ों के कुछ भी चीज दिखाने के लिए अभिजीत को समझाने के लिए अपने लैब में स्क्रीन पे चीजों को डिस्प्ले करने लगता था। वो छोटी छोटी चीजों को समझा रहा होता, देखो ये मिट्टी यहां से, कैसे बता पाता था? माइक्रोस्कोप की मदद से बता पाता था, ठीक है। अब बैक टू स्टडीज। सेल्स अलग अलग शेप, साइज, टेक्सचर के होते हैं, ठीक है। अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग सेल होंगे। हमारी ह्यूमन बॉडी में ही टॉप से बॉटम तक अलग अलग सेल्स हैं। हमारे ब्रेन में नर्व सेल्स हैं, हमारे बाइसेप्स में मस्कुलर सेल्स हैं, ठीक है, स्मूथ मसल सेल्स हैं। हमारे ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स हैं, जिसमें के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटिलेट्स, अलग अलग चीजें, ये सब सेल्स के टाइप हैं। मेल सेल को स्पर्म्स कहते हैं, फीमेल सेल्स को ओव्यूम कहते हैं। अलग अलग टाइप के सेल्स हैं। एक बड़ा ही सही डायलॉग मुझे अभी याद आ गया गलती से, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, ठीक है। व्हाट इज दिस अंडा? अंडा इज अ सेल। एक्चुअल में द बिगेस्ट सेल इन द वर्ल्ड इज ऑस्ट्रिच सेल। ऑस्ट्रिच का सेल एक बहुत ही क्लियर कट एग्जांपल है, सेल दिखता कैसा होगा माइक्रोस्कोप के बिना, ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल इज पीपीएलओ। आप नेट पे सर्च कर सकते हो, माइकोप्लाज्मा के अंदर होता है पीपीएलओ, द स्मॉलेस्ट सेल, ठीक है। लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच है, स्मॉलेस्ट सेल पीपीएलओ। लॉन्गेस्ट सेल, लार्जेस्ट नहीं, क्या चीज? लॉन्गेस्ट सेल हमारे दिमाग के अंदर होता है नर्व सेल, ठीक है। लॉन्गेस्ट सेल दिमाग के अंदर, स्मॉलेस्ट सेल प्लाज्मा के अंदर, और बिगेस्ट लार्जेस्ट, ठीक है, क्या चीज? लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग, ठीक है। जो सेल्स होते हैं उनको मेजर करने के लिए माइक्रोमीटर की ऐसा यूनिट यूज की जाती है, जिसको कि म्यू एम लिखा जाता है, म्यू एम, ओके। ये आप नीचे देख सकते हो म्यू एम कैसा दिखता है नोट्स में, ओके। हमारे सेल्स 10 म्यूएम से 0.1 nm तक जाते हैं। nm मतलब नैनोमीटर। नैनोमीटर मींस 10 raised to -9 मीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 raised to -9 नैनोमीटर। ये आपको याद रखना होगा, 10th में भी काम आने वाला है, ओके। अब सेलुलर क्लासिफिकेशन मैंने आपको बता दिया था, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। 3 मार्क का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इससे बनता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। 3 मार्क क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? दे आर सिंगल सेल, दे आर मेड अप ऑफ वन सिंगल सेल। मल्टीसेलुलर सेल्स आर मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स ऑफ सेम टाइप, ठीक है। नंबर ऑफ सेल्स, एक्स नंबर ऑफ सेल्स ऑफ सेम टाइप। नंबर डिसाइड नहीं हो, 2 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, वी डोंट नो, ठीक है। जो सिंगल सेल होता है उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसकी जो एबिलिटी है, उसका जो काम है, जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ये सबको लाइफ प्रोसेस कहते हैं, जो फंडामेंटल लाइफ प्रोसेस है। ये फंडामेंटल लाइफ प्रोसेस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट होता है। क्यों? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को ये सारी एक्टिविटीज एक सिंगल हैंडेडली संभालनी होती है, बट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को काम बांटने की छूट होती है, ठीक है। तो ये कर ले, तो ये कर ले, हम लोग काम बांट लेंगे। जैसे कि एक घर में होता है, एक घर में 5 लोग रह रहे तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो गए, ठीक है। कोई खाना बना रहा है, कोई साफ सफाई कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई पैसे कमा रहा है, ठीक है, कोई सो रहा है, सबने अपना अपना काम बांट लिया। बट मल्टी सेलुलर का अपोजिट भाई होता है यूनिसेलुलर, जो एक सिंगल बैचलर आपके सर जैसा होता है, जिसके ऊपर सारा काम होता है, सफाई भी खुद करना, खाना भी खुद बनाना, सब, ठीक है। सिंपल, मजाक का पार्ट, ओके। दूसरा, यूनिसेलुलर कैन नॉट डिवाइड इनटू मेनी सेल्स, ठीक है।
जो मल्टी सेलुलर में बहुत बड़ी छूट होती है। टिश्यू लेवल पे, इसके बाद वाला चैप्टर टिश्यू, वहां पे मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर का आप डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ पाओगे। टिश्यू लेवल पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक टिश्यू की तरह काम करते हैं जिनको कि छोटे छोटे पार्ट्स में बांटा जा सकता है। यूनिसेलुलर का एग्जांपल है अमीबा एंड पैरामीशियम, मल्टी सेलुलर का और एग्जांपल है हम ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, फंगस, मशरूम, ये सारे एग्जाम्पल्स। ठीक है, आप बैठे हो आप खुद भी। ठीक है, अभी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है, पहले मुर्गी आई या अंडा? ठीक है, ये बहुत सारी मूवीज, बहुत सारे कार्टून्स, बहुत सारे जोक्स में आपने सुना होगा। तो आज के दिन मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले एग आया, सेल आया। ठीक है, अर्थ पे लाइफ स्टार्ट हुई थी सेल से, ना ही कि किसी जानवर से। ठीक है, तो सेल वाज द बेसिक स्टार्टिंग फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ सही वहां से शुरू ही वहां से हुई है। ठीक है, तो इसके लिए हमें पता है कि अब अंडा पहले आया, नहीं कि मुर्गी बेटा। ठीक है, क्लियर बच्चे? पक्का? गुड। अब इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक, जो बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं, जो बेसिक फंडामेंटल वर्किंग है किसी भी सेल की, वो सेम होती है, वो यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो। जैसे कि एक सेल अपना काम डिवीजन में बांटना चाहता है। ठीक है, अलग अलग छोटे छोटे ऑर्गेनल्स पे बांटना चाहता है। हर सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं, हर सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं जो बेसिक काम निपटाते हैं। बेसिक फंक्शंस कैसे? रेस्पिरेशन, डाइजेशन के लिए फूड को कलेक्ट करने के लिए, फूड जो डाइजेस्ट हो जाए उसके बाद वेस्ट मटेरियल बाहर निकालने के लिए। ठीक है, अलग अलग परफॉर्मिंग करने के लिए, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ को चलाने के लिए सेल को अलग अलग ऑर्गेनल्स की जरूरत होती है। ऑर्गेनल्स हम इसकी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, अलग अलग ऑर्गेनल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल बना किस चीज से। व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ? तो सेल इज मेड अप ऑफ अ मटेरियल नोन एज प्रोटोप्लाज्मा। ठीक है, प्रोटोप्लाज्मा सेल के चारों तरफ एक सराउंडिंग का लेयर स्टार्ट करता है, एक स्टैग में रखता है, उसको एक बाउंड्री के अंदर रखता है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्मा एक टाइप की बाउंड्री होती है, इनविजिबल बाउंड्री। ठीक है, जो सेल के अंदर जितने भी फंक्शंस होता है उसको अंदर ही लिमिटेड रखता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है सेल के अंदर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है ना, कंट्रोलिंग सेंटर होता है। न्यूक्लियस क्या होता है? कंट्रोलिंग सेंटर। जैसे सीपीयू का हमारा हार्ट है, हमारा अलग अलग पार्ट्स हैं, सीपीयू में हमारा प्रोसेसर होता है, वो हम उसका हार्ट है। अगर प्रोसेसर खराब हो गया पूरा सेल खराब हो जाएगा। ठीक है, अगर न्यूक्लियस खराब हो पूरा सेल खराब हो जाएगा। ओके, और लास्ट पार्ट है साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा ना बेसिकली एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ज्यादातर मेटाबॉलिक मैकेनिज्म और ऑर्गेनल्स को उनके लोकेशन पे रखता है। बेसिकली वो एक जेली टाइप स्ट्रक्चर होता है, जेली वेली खाते हैं ना, उसके जैसा दिखता है। ओके, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों सेम चीज है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक और नाम है सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका एक मार्क का क्वेश्चन होता है, व्हाई इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन नोन एज सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 9th स्टैंडर्ड में कई बार पूछा गया है अलग अलग स्कूल्स में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना किस चीज से? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली प्रोटीन, लिपिड, बायोलिपिड्स और प्रोटीन्स के सेट से बनता है। ये बायोलिपिड और प्रोटीन के सेट से जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनता है, इसका मेन फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट्स की चेन से अटैच होकर के कुछ बेसिक फंक्शंस करना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बेसिक फंक्शंस क्या है? सबसे पहले वो सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन जैसे काम करता है, वो अंदर बाहर करने देना चीजों को अलाउड करता है, लाइक अ गेट। ओके, सेकेंड, वो मैकेनिकल बैरियर है। मैकेनिकल बैरियर मतलब एक दीवार जैसा काम करता है, चीजों को सेपरेट रखने के लिए। मैकेनिकल मतलब फिजिकल बैरियर है। ठीक है, थर्ड, वो ऑस्मोटिक प्रोसेस या ऑस्मोसिस, आगे इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस बेसिकली आप रसगुल्ले में देखते हो, दिमाग लगाना समझ जाओगे रसगुल्ले में हम लोग क्या होते हुए देखते हैं। ऑस्मोटिक प्रोसेस सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से होता है। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हैं। इस चैप्टर में आपको अगर कोई ऑर्गेनल के फंक्शन के बारे में पूछे तो उसके फंक्शंस बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही सिलेक्टिव होकर आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो एक स्ट्रक्चर होता है, किसी भी स्ट्रक्चर के बाहर अगर कोई सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूशन उसके अंदर घुसने की कोशिश करेगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है, वो अंदर अलाउ करेगा किसी भी सॉल्यूशन को आने देने के लिए। ठीक है, अब मान लो अगर मैंने रसगुल्ले को चाशनी में डुबोया, ठीक है, गार दिया एकदम, रसगुल्ले को मैंने एकदम सुखा दिया, ठीक है, गार के एकदम प्रेशर से सुखा दिया। अब प्रेशर से सुखाने के बाद मैंने उसको वापस हमारे चाशनी के अंदर डुबोया, क्या होगा? पानी वापस अंदर रश करेगा, जो चाशनी है वो वापस अंदर
पेनिट्रेट करके घुसने की कोशिश करेगी और वो अंदर जाके रुक जाएगी, ठीक है। ये है ऑस्मोसिस। यही चीज आप चने के साथ होते हो देखते हो। चना मतलब काबुली चना बोल लो, आप राजमा बोल लो, ठीक है। इन चीज़ों के साथ आप ऑस्मोटिक प्रोसेस प्रैक्टिकली घर पे होते हो देखते हो। पानी में मम्मी रात भर इसको भिगो के रखती है, छोटी सी चीज़ फूल के बड़ी हो जाती है, ठीक है। जो छोटी चीज़ें फूल के बड़ी क्यों होती है? ऑस्मोटिक प्रोसेस की वजह से। अंदर पानी जा रहा है, ऑस्मोटिक प्रोसेस हो रहा है, एक सॉल्यूशन है जो अंदर पेनिट्रेट करके घुस रहा है। इसी के वजह से हमारे फ्लावर्स, फ्रूट्स, प्लांट्स जो है ऑस्मोटिक प्रोसेस करके अंदर जमीन से पानी खींच पाते हैं। हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं कि रूट्स एब्जॉर्ब वाटर, बट वो रूट्स पानी कैसे एब्जॉर्ब करते हैं? ऑस्मोटिक प्रोसेस के थ्रू। आप पौधे को कभी पानी नहीं डाल रहे होते हो, आप मिट्टी को पानी डाल रहे होते हो और पानी जड़ खींच रहा होता है, ठीक है। जो एक्वाटिक प्लांट्स है उनमें पानी के अंदर ही सोक्ड होते हैं, इसके लिए डायरेक्टली ऑस्मोटिक प्रोसेस से पानी अंदर खींच लेते हैं, ठीक है। क्लियर है? ऑस्मोटिक प्रोसेस क्या है? 3 डिफरेंट टाइप के ऑस्मोटिक प्रोसेस होते हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। 3 टाइप के अलग अलग प्रोसेस होते हैं, ठीक है। क्लियर है? 3 डिफरेंट टाइप के प्रोसेस होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। ये तीनों 3 टाइप के डिफरेंट सॉल्यूशन पे डिपेंडेंट होते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन है उस पर डिपेंडेंट रहेगा कि हमारा प्रोसेस कौन सा होने वाला है, ओके। तो ये 3 टाइप के सॉल्यूशंस की वजह से 3 टाइप के ऑस्मोसिस होते हैं। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन एक चीज है, कुछ टीचर्स बोलते हैं इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, डेफिनेटली है, बट आपके लेवल पे अगर आप समझना चाहो तो डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस द टाइप ऑफ डिफ्यूजन, बड़े सिंपल भाषा में बोलो, ऑस्मोसिस द टाइप ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है? कोई चीज किसी चीज में आके डिफ्यूज हो जाती है, मिल जाती है। केमिस्ट्री के फर्स्ट सेकंड चैप्टर में डिफ्यूजन बड़े डिटेल में समझाया। अगर आपने यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा हो तो केमिस्ट्री में डिफ्यूजन देख सकते हो आप, पुराने वीडियोस हैं, लिंक नीचे मैं इस बार ऐड कर रहा हूँ, उन लिंक्स को क्लिक करके आप देख सकते हैं अगर कोई नए बच्चे आए। डिफ्यूजन में बेसिकली चीज डिफ्यूज हो जाती है, चीज मिल जाती है। मैंने स्प्रे किया, ठीक है, कोई भी परफ्यूम या डिओड्रेंट, तो एयर में वो डिफ्यूज हो गया, वो एयर में जाके मिल गया, घुल गया, इसके लिए पूरे रूम में खुशबू फैल जाती है, डिफ्यूज हो जाता है। डिफ्यूजन सॉलिड, लिक्विड, गैस सब में होता है। ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस, जो ऑस्मोसिस होता है, वो एक कंसंट्रेशन से दूसरे कंसंट्रेशन पे, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन या लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन पे मूवमेंट ऑफ सॉल्यूशंस को कहते हैं, ठीक है, बड़े सिंपल भाषा में। अब हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पौधा पानी सोखता है और रिलीज भी करता है। इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट हम लोग करके देख सकते हैं अगर चाहो तो। किसी अलाइव पौधे के ऊपर जो सिंपल पॉलिथीन आते हैं, क्लियर पॉलिथीन, उसको रात को बांध के छोड़ दो। एक दिन बाद आप दूसरे दिन देखोगे कि उस पॉलिथीन के अंदर ना छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठे हुए हैं। बेयर ग्रिल्स को देखना, वो ये प्रोसेस करते हुए कई बार नेशनल ज्योग्राफी और डिस्कवरी चैनल पे दिखाता है। पानी छोड़ता है पौधा लिटरली, ठीक है, जो लीव्स हो पानी छोड़ते हैं। मतलब ऑस्मोटिक प्रोसेस में सिर्फ पानी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है रूट, बल्कि लीव्स पानी छोड़ भी रहे हैं। तो इन 2 प्रोसेसेस का प्रॉपर नाम है एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस। कौन सा नाम है? एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस में चीज पानी एब्जॉर्ब होती है सेल के अंदर। क्या होता है? पानी एब्जॉर्ब होता है सेल के अंदर, तब एंडो, ENDO। और एक्सो कब होगा? जब पानी रिलीज हो रहा होगा सेल से। तो एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस 3 टाइप नहीं, ये 2 टाइप क्या है? एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस, पानी के बाहर निकलने और अंदर जाने को बोलते हैं। 3 टाइप कौन से? हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक। उनका आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल दिया गया है। अब आता है प्लांट सेल और एनिमल सेल थोड़े से अलग होते हैं। यहां पे आपको समझना होगा प्लांट सेल और एनिमल सेल अलग क्यों है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लांट्स मूव नहीं कर सकते, एनिमल्स मूव कर सकते हैं। प्लांट्स खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, एनिमल्स खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्लांट्स की फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड है, एनिमल्स की फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड नहीं है। प्लांट्स अनइवन ग्रोथ करते हैं। आप पौधों को देखो, हाइट कभी बहुत ज्यादा, कभी विड्थ बहुत ज्यादा, ट्रंक की शेप अलग अलग। ह्यूमन बॉडी ऐसी है? नहीं। एनिमल बॉडी ऐसी है? नहीं। हमारा जो ग्रोथ है वो यूनिफॉर्म और एक लिमिटेशन में, जबकि प्लांट के साथ ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसी से प्लांट के अंदर, सेल के अंदर एक और बाउंड्री वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन के अलावा एक और बाउंड्री वॉल होती है, सेल वॉल। ये सेल वॉल बेसिकली सेल को प्रोटेक्शन देती है। क्या देती है? प्रोटेक्शन देती है। सेमी इलास्टिक मटेरियल की बनी होती है।
इसीलिए आपके टेक्स्ट बुक में सेल्स के दो अलग अलग डायग्राम है, एनिमल सेल और प्लांट सेल में। देखो प्लांट सेल एकदम रिजिड है, एकदम उसका शेप फिक्स्ड है, ठीक है, पेंटागन जैसा, जबकि एनिमल सेल ओवल शेप का है, सर्कुलर शेप का, उसके आसपास कोई एक और एक्स्ट्रा बाउंड्री नहीं है। तो जो ये एक्स्ट्रा बाउंड्री क्या है बेटा, ये एक्स्ट्रा बाउंड्री हमारी है सेल वॉल। सेल वॉल्स प्रोवाइड इलास्टिसिटी, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, इट्स प्रोवाइड रिजिडिटी, इट्स प्रोवाइड क्या बोलते हैं इसको, एक स्टेबिलिटी देता है स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो ये चार बहुत ही बेसिक फंक्शन है सेल वॉल के, ठीक है। सेल वॉल के फंक्शंस क्लियर है। सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दो अलग चीजें, बच्चे सेल पढ़ के बस चुपचाप से लिखने लगते हैं, सेम चीज ठोकने लगते हैं। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन एनिमल्स में होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल में होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन एक चीज, सेल वॉल अलग चीज, ठीक है। सेल वॉल किस में होती है, खाली प्लांट सेल में। तो एक डिफरेंस भी है प्लांट सेल एनिमल सेल में, प्लांट सेल कंटेन सेल वॉल और एनिमल सेल डू नॉट कंटेन सेल वॉल, ठीक है, क्लियर। एक बहुत इंपॉर्टेंट 2 मार्क क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। बहुत सारे स्कूल्स में पूछा गया, बहुत सारे वीडियोस में समझाया गया, यहाँ पे मैं भी समझा देता हूँ आपको थोड़ा सा डिटेल में। जो सेल वॉल है वो प्लांट सेल में होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल प्लांट सेल दोनों में होता है। फर्स्ट डिफरेंस, जो सेल वॉल है वो लाई करता है आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज कंसेंट्रेटेड इनसाइड द एनिमल सेल, ठीक है। ये प्रोवाइड करता है रिजिडिटी, सेल वॉल क्या प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी, जबकि सेल मेम्ब्रेन क्या प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी। सेल वॉल रिजिडिटी, उसका ऑपोजिट फ्लेक्सिबिलिटी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर होती है। ये परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल क्या है, परमिएबल मेम्ब्रेन, इसमें से चीजें अंदर बाहर कभी भी कर सकती हैं, सिलेक्टिव नहीं होती। जबकि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का तो नाम ही सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, तो ये सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है। जो सेल वॉल है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, बट सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन आउटर साइड से प्रोवाइड नहीं कर पाता, ठीक है। जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेल वॉल किससे बनता है, सेल्यूलोज से बनता है, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड से बनता है, ठीक है। तो ये कुछ 4 डिफरेंस हैं जो आप एग्जाम में लिखोगे, टीचर आपको फुल मार्क्स दे देगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है द ब्रेन ऑफ द सेल, न्यूक्लियस बच्चा, ठीक है। सेल के एकदम सेंटर में होता है न्यूक्लियस। कहां पे होता है न्यूक्लियस, सेल के एकदम सेंटर में होता है न्यूक्लियस। बाहर के सारे खतरों से बचा के उसको रखा जाता है। जैसे कि आजकल आम का सीजन है, आम के आसपास पल्प होता है, उसकी गुठली बीच में होती है, जो पल्प है वो हम लोग खाते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट, वो तो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। एक्चुअल में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सीड, जिसमें से कि पेड़ निकलने वाला है। तो सीड को बचाए रखने के लिए जैसे पल्प की कवरिंग होती है, न्यूक्लियस को बचाए रखने के लिए भी न्यूक्लियर रीजन होता है। न्यूक्लियस के आसपास एक मेम्ब्रेन होता है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आसपास साइटोप्लाज्मा होता है और साइटोप्लाज्मा के बाहर होता है सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। तो इतनी लेयरिंग्स के अंदर है हमारा न्यूक्लियस। क्यों इतनी लेयरिंग्स के अंदर है, क्योंकि न्यूक्लियस इज द ब्रेन और ब्रेन को बचाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो न्यूक्लियस होता क्या है, न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल, जिसके अंदर हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है। हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन मतलब आप आपके पापा या मम्मी किसी एक के जैसे दिखते होगे, पापा की हाइट, पापा का कलर, पापा के बाल, मम्मी की हाइट, मम्मी की कलर, मम्मी के बाल, मम्मी का रंग रूप, पापा का रंग रूप, कुछ ऐसा होगा जो आपको आपके पापा मम्मी से रिजेंबल करता होगा। अगर आपको पता है कि आप आपके पापा मम्मी से खुद को कंपेयर करोगे आजू बाजू में खड़े रख के, तो आपको कुछ ना कुछ रिजेंबलेंस दिखाई देगी डेफिनेटली, ठीक है। तो ये है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेंटर में होता है, ब्रेन होता है, उसके अंदर हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है। जिन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता उन सेल्स को हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। इनके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, टू बी एग्जैक्ट। वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना होने की वजह से न्यूक्लियस एक्सप्लॉइटेड होता है, खुला होता है, ठीक है, पूरे साइटोप्लाज्मा पे, ओके। हर एक सेल को न्यूक्लियस के बिना जीना पॉसिबल नहीं है। लिमिटेड सेल्स हैं जो कि न्यूक्लियस के फंक्शन के बिना कुछ देर तक रह सकते हैं, वो भी लिमिटेड, वरना न्यूक्लियस के बिना सेल की लाइफ पॉसिबल नहीं है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में ब्रेन के बिना ह्यूमन लाइफ पॉसिबल नहीं है। क्लियर, पक्का? चलो अब नेक्स्ट चीज है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो बेसिकली पोरस मेम्ब्रेन होता है। पोरस मतलब उसमें से चीजें अंदर बाहर कर सकती हैं। जैसे कि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है, वैसे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी सिलेक्टिव परमिएबल होता है, ठीक है। उसमें से भी चीजें अंदर बाहर करती हैं।
जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल क्रोमैटिन, क्या चीज, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन एक ऐसा मटेरियल है, जेली लाइक सस्पेंडेड मटेरियल है, जिसके अंदर की न्यूक्लियोलस छोटे छोटे गोल धब्बे आप देख सकते हो अपने डायग्राम्स में, वो छोटे छोटे गोल जो धब्बे हैं वो न्यूक्लियोलस है, जिसके अंदर आरएनए होता है। जिसके अंदर क्या होता है, आरएनए। हमारे न्यूक्लियोलस के अंदर क्या होता है, आरएनए। और न्यूक्लियोलस क्या है, इट इज द साइट ऑफ फॉर्मेशन फॉर राइजोबियम, ठीक है। राइजोबियम के फंक्शनिंग के लिए सबसे जरूरी, फॉर्मेशन के लिए सबसे जरूरी न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो ये चीजें जो हैं एक के अंदर एक है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर होता है एक मटेरियल जिसको हम कहते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन के साथ न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस के अंदर फंक्शनिंग क्या होती है, न्यूक्लियोलस की फंक्शनिंग उसकी एक ही होती है, वो प्रोड्यूस करता है आरएनए, और आरएनए के साथ प्रोटीन्स। उसके अलावा उसका एक बहुत ही मेजर फंक्शन है, इट इज द साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ राइजोबियम्स, ठीक है। राइजोबियम्स अगर नहीं बनेंगे तो सेल फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है यहां तक बच्चों, वेरी गुड। तो बच्चों न्यूक्लियस के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स बेसिकली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे दिखते हैं वो, धागे की तरह दिखते हैं, एक्स शेप में दो धागे एक दूसरे से इंटरट्वाइंड हो, क्रोमोसोम्स हमारे वैसे दिखते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स बेसिकली बनते हैं डीएनए और प्रोटीन से। डीएनए मतलब डायराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीएनए जो होता है हमारा, डायन्यूक्लिक एसिड जो होता है, डीएनए आरएनए, ये ऐसा मटेरियल है जो हमारी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन करता है। ह्यूमन बीइंग्स में 23 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। अब ये सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स क्या करते हैं और कैसे फंक्शन करते हैं, आपका 10th स्टैंडर्ड के बायोलॉजी में आएगा। यहाँ पे खाली आपको इतना बता दिया जाएगा कि डीएनए के जो इंपॉर्टेंस है, जीनोम्स की जो इंपॉर्टेंस है, वो जेनेटिकल साइंस उसी से पूरी चलती है। जेनेटिक्स एक पूरी फील्ड है जो हमारी जीन्स के ऊपर काम करती है। यूएसए और यूके फूड इंडस्ट्री से लेके एनिमल इंडस्ट्री, फिशरीज, हर जगह जीनोम्स के साथ काम कर रहा है, और हम भी उनके साथ पांव से पांव में लाके चल रहे हैं आज के टाइम में, ओके। अब क्रोमोसोम्स इंपॉर्टेंट क्यों आपको पता चल गया, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और न्यूक्लियस क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी आपको पता चल गया। रोल ऑफ न्यूक्लियस आपको पता चल गया। न्यूक्लियस क्या है, ब्रेन ऑफ सेल है, उसके अंदर जेनेटिकल इंफॉर्मेशन होती है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाना जरूरी होता है। तो न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है बच्चों, फर्स्ट फंक्शन है उसका, इट इज द ब्रेन ऑफ द सेल, इट कंट्रोल्स द एंटायर सेल एंड इट्स फंक्शन, ठीक है। सेकेंड फंक्शन क्या है, सेल डिवीजन के वक्त न्यूक्लियस का डिवीजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड, वो क्रोमोसोम्स को कैरी करता है जो हमारा यूएसबी पोर्ट के तरह काम करते हैं, जो हमारा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में डेटा ट्रांसफर करते हैं। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है न्यूक्लियस के जो हमको याद रखने हैं। उसके अलावा लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वो राइबोसोम्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग साइट होता है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट जरूर याद रखें। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स, इन 3 इंफॉर्मेशन के साथ मैं आपको समझा सकता हूं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स वो होते हैं जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन नहीं होता, उनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड नहीं होता, इसके लिए साइटोप्लाज्म में पूरा न्यूक्लियर मटेरियल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जबकि यूकैरियोटिक में पूरा न्यूक्लियर रीजन साइटोप्लाज्मा से अलग क्लियर कट दिखता है और वो अलग थलग होता है, ठीक है। इससे न्यूक्लियस और वेल डेवलप्ड हो पाता है, जिसके वजह से कि हमारी क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ज्यादा हो पाते हैं। तो यूकैरियोटिक में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ज्यादा होंगे, प्रोकैरियोटिक में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कम होंगे। प्रोकैरियोटिक सेल्स बहुत छोटे होते हैं, बहुत बेसिक होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स बड़े होते हैं इन कंपैरिजन टू प्रोकैरियोटिक, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंस है जो आपको याद रखनी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के अंदर। प्रोकैरियोटिक में वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं जो कि यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोटिक में वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक में वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा माइटोसिस और मियोसिस का फर्क जो है आप लोग चैप्टर के एकदम एंडिंग में देखोगे, बट यहां पे उसका डिफरेंशिएशन में काम आने वाला है। माइटोसिस प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक में माइटोसिस प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक एग्जांपल है एनिमल्स, प्लांट्स, फंगस, मशरूम, जबकि प्रोकैरियोटिक एग्जांपल है बैक्टीरिया, साइटोबैक्टीरिया, ऐसी चीजें जो माइक्रोस्कोप के अंदर भी हार्डली देखी जा सकती हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारा साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा इज अ जेली लाइक स्ट्रक्चर। क्या होता है वो? जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो पूरे सेल के अंदर जितने ऑर्गेनल्स होते हैं उनको अपने लोकेशन पे फिक्स्ड करके रखता है, उनको पर्टिकुलर जगह पे पकड़ के रखने का काम साइटोप्लाज्मा करता है। साइटोप्लाज्मा का मेन फंक्शन है कि हर ऑर्गेनल को अपनी लोकेशन पे
फिक्स रखें। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे बड़ा ऑर्गेनल होता है हमारे सेल के अंदर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली दो टाइप का होता है, ER स्मूथ और ER रफ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ। ये स्मूथ और रफ डिपेंड होता है राइजोसोम्स के प्रेजेंट और एब्सेंट होने पे। अगर ER के ऊपर राइजोसोम्स प्रेजेंट होंगे, उनके सरफेस के ऊपर जो आप देख सकते हो, उनके सरफेस के ऊपर अगर छोटे छोटे धब्बे प्रेजेंट होंगे तो रफ ER कहलाएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ और स्मूथ दोनों डिफरेंट फंक्शंस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कॉमन फंक्शंस बता देता हूं। इसका मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल फर्स्ट, सेकेंड प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। थर्ड प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन के बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये प्रोड्यूस करता है सेल के लिए लिपिड्स, ठीक है, जो हम लोग ने स्टार्टिंग में सुना था। उसके अलावा अभी आप लोगों ने पैंडेमिक में वर्ड सुना होगा स्टेरॉइड्स, तो हमारे सेल्स के अंदर स्टेरॉइड भी प्रोड्यूस होता है जो स्मूथ ER प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो क्या क्या हमारा ER का फंक्शन है? ER इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच प्रोड्यूसेस प्रोटीन फर्स्ट, इट प्रोड्यूसेस प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन कहां सिंथेसाइज होगा? स्मूथ ER में नहीं, रफ ER में। जहां पे राइजोसोम्स होंगे वहां पे क्या प्रोड्यूस होगा? प्रोटीन। और जहां पे स्मूथ होंगे वहां पे क्या क्या प्रोड्यूस होता है? एग्जैक्टली दो चीजें प्रोड्यूस हो रही है, नाम आपको पता चल गया है, लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स, ठीक है। याद रखना ये दोनों नाम अपने दिमाग के अंदर, ठीक है। राइबोसोम्स अगर एब्सेंट होंगे तो स्मूथ ER होगा, अगर प्रेजेंट होंगे तो रफ ER होगा। स्मूथ में सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड स्टेरॉइड्स होता है, रफ के अंदर प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। बस इतना सा ही है ER के फंक्शन। ER के 3 फंक्शन है, उतना याद रखो, बहुत अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गोल्गी एपरेटस या गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जो गोल्गी है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एंटायर सेल का। उसका जो फंक्शनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो है रिपेयर एंड सिंथेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? हमने पहले देखा, पूरे सेल को डिफ्रेंशिएट करता है, बाउंड्री देता है, फिजिकल बैरियर बनाता है। तो गोल्गी एपरेटस जिस चीज को मैन्युफैक्चर कर रहा है, सिंथेसाइज कर रहा है और रिपेयर कर रहा है, वो किस चीज को कर रहा है? सेल मेम्ब्रेन को कर रहा है। इसके अलावा दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है गोल्गी एपरेटस का, सिंथेसिस ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स मैन्युफैक्चर करने के लिए गोल्गी एपरेटस का होना जरूरी है। गोल्गी एपरेटस सिंथेसाइजेस लाइसोसोम्स। लाइसोसोम इसके बाद वाला टॉपिक है, अभी आपको बताया जाएगा लाइसोसोम्स के बारे में। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है गोल्गी एपरेटस का, जितने भी केमिकल्स, बायोकेमिकल्स हमारे सेल से सिक्रीट होते हैं, सेल के अंदर आते हैं, वो गोल्गी एपरेटस के थ्रू ही आते या जाते हैं। गोल्गी एपरेटस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग थिक सेल वॉल प्रोड्यूस करता है। गोल्गी एपरेटस हमारे सेल के अंदर रह के सेल मेम्ब्रेन को रिपेयरिंग करने का काम करता है। इट इज लाइक अ मैकेनिकल रिपेयरिंग शॉप फॉर द सेल, ओके। नेक्स्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम इज ऑल्सो नोन एज सुसाइड बैग। 2 मार्क का क्वेश्चन है, व्हाई लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइड बैग्स इन अ सेल। तो लाइसोसोम्स के अंदर एक ऐसी चीज होती है जो कि पूरे के पूरे सेल को डाइजेस्ट कर सकती है, केमिकल होता है जिसको कि हम एंजाइम कहते हैं। लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव केमिकल होते हैं, जो कि पूरे सेल को, अगर लाइसोसोम एक थैली के अंदर होता है, अगर वो थैली बर्स्ट हो जाए, अगर वो पाउच बर्स्ट हो जाए, वो सैक बर्स्ट हो जाए किसी भी रीजन से, धक्का लगने के वजह से, रप्चर के वजह से, कट के वजह से, किसी भी वजह से अगर वो सेल रप्चर हो गया, तो फिर गोल्गी एपरेटस का होना ना होना बाकी किसी भी ऑर्गेनल का होने ना होने का फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूरे के पूरे सेल को ही डाइजेस्ट कर देगा, अंदर ही मार देगा अपने आप को, ठीक है। तो इसके लिए इसको सुसाइड बैग भी बोलते हैं, क्लियर है। तो लाइसोसोम का दूसरा नाम क्या है? सुसाइड बैग, ओके। बट लाइसोसोम का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो इंटरमॉलिक्यूलर डाइजेशन, जो शुगर का कन्वर्जन है, जो स्टार्च का कन्वर्जन है, वो गोल्गी एपरेटस के वजह से ही होता है। और वो गोल्गी एपरेटस लाइसोसोम्स को प्रोड्यूस ही इसके लिए करता है ताकि कि वो कन्वर्जन कर सके। तो लाइसोसोम्स आर व्हाट? दे आर सुसाइड बैग्स व्हिच कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम। सिंपल फंक्शन है, डाइजेस्ट द फूड फॉर द सेल। अब सेल खाना नहीं खाता, सेल के अंदर फूड सेलुलर लेवल पे पहुंचता है, ये तो हमें समझना होगा। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 मार्क्स अगेन। Why mitochondria is known as the powerhouse of the cell? Mitochondria का दूसरा नाम है पावर हाउस ऑफ द सेल। कोई भी चीज को फंक्शन करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। हम खाना खाते हैं, हमारी बॉडी में एनर्जी आती है, हम फंक्शन कर पाते हैं। हमारे सेल्स भी खाना खाते हैं, एनर्जी लेते हैं, फंक्शन कर पाते हैं।
बट वो फंक्शनिंग करने के लिए, एनर्जी स्टोर करके यूटिलाइज करने के लिए हमें एक पावर हाउस चाहिए जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी होते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, जो कि एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, कितनी अमाउंट की एनर्जी रिलीज करनी है, कितनी एनर्जी फॉर्म करनी है, ये सेल खुद डिसाइड करता है सेल के फंक्शंस के हिसाब से। अगर सेल का फंक्शनिंग लो होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया की साइज छोटी होगी, माइटोकॉन्ड्रिया कम एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, सिंपल एंड साउंड। तो माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सेकेंड, वो राइबोसोम्स के सिंथेसिस के लिए और एंजाइम्स के सिंथेसिस के लिए मैट्रिक्स प्रोवाइड करता है डीएनए के लिए। ठीक है, क्लियर है? Mitochondria enclosed in a matrix of having DNA and it produces ribosomes and enzymes at the same time. तो माइटोकॉन्ड्रिया के मल्टीपल फंक्शंस हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा क्लोरोप्लास्ट या तो प्लास्टिड्स। ठीक है, प्लास्टिड्स दो टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्टिड्स आर बेसिकली कलर्ड पिगमेंट्स। प्लास्टिड क्या होते हैं? कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट्स मतलब दाने जिनके वजह से कलर दिखता है। कुछ लीव्स हमें ग्रीन कलर की दिखती हैं, कुछ लीव्स हमें येलो कलर की दिखती हैं, कुछ लीव्स हमें मरून कलर की दिखती हैं। लीव्स का जो एक कलर है वो प्लास्टिड्स की वजह से, किसकी वजह से? प्लास्टिड्स की वजह से। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्रीम कलर के जो होते हैं प्लास्टिड्स, उनको कहते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर बेसिकली हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर प्लांट्स टू मेक देयर ओन फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर सनलाइट के प्रेजेंस में फूड बनाना है तो फिर प्लांट्स को चाहिए क्लोरोफिल, और वो कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के भाई होते हैं ल्यूकोप्लास्ट, जो येलोइश कलर के होते हैं, तो कलरलेस पिगमेंट भी कहते हैं इनको। ल्यूकोप्लास्ट बेसिकली बहुत ही लोअर फंक्शंस रखते हैं और ये सेल्स के एक्सपोजर में मदद करते हैं। ओके, तो ये था इनका फंक्शन। वैक्यूल्स। अब बात हो गई हमारे कितने ऑर्गेनेल्स की, गिनवा देता हूँ आपको। हम लोग ने बात कर ली साइटोप्लाज्मा की, हम लोग ने बात कर ली न्यूक्लियस की, हम लोग ने बात कर ली ईआर स्मूथ ईआर रफ की, हम लोग ने बात कर ली लाइसोसोम्स की, हम लोग ने बात कर ली गोल्गी एपरेटस की। इन सभी चीज़ों को, माइटोकॉन्ड्रिया के इन सभी चीज़ों का एक पर्टिकुलर फंक्शन है। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि प्लांट मेक्स देयर ओन फूड इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। अब फूड बनाते हैं तो कहीं तो स्टोर करते होंगे, तो प्लांट्स को स्टोरेज ज़्यादा चाहिए। ह्यूमन बीइंग स्टोरेज की कमी रखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हम लोग कुछ खाना बना नहीं रहे, हम तो डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स नीड अ स्टोरेज हाउस। ठीक है, जहाँ पे कि वो खाने को, एनर्जी को स्टोर कर सकें सेल के बाकी फंक्शनिंग के लिए। ठीक है, तो स्टोर ऑफ द सेल इज नोन एज वैक्यूल। ठीक है, दो टाइप के वैक्यूल होते हैं, एक होता है प्लांट वैक्यूल, एक होता है एनिमल वैक्यूल। प्लांट वैक्यूल बहुत बड़ा होता है, एनिमल वैक्यूल छोटा होता है या नेक्स्ट टू इनविजिबल होता है या तो प्रेजेंट ही नहीं होता। ठीक है, तो वैक्यूल का ज्यादा कोई फंक्शन नहीं है एक्सेप्ट स्टोरेज। ओके, अब 5 मार्क का एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो सबसे पहला डिफरेंस है प्लास्टिड। प्लांट सेल में प्लास्टिड्स अवेलेबल होते हैं, एनिमल सेल में प्लास्टिड्स अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है, बट ऑब्वियस हमें प्लास्टिड्स की जरूरत नहीं है। सेकेंड, प्लांट सेल्स के अंदर फूड वैक्यूल बड़े होते हैं, एनिमल सेल के अंदर फूड वैक्यूल छोटे होते हैं। थर्ड, प्लांट सेल्स के अंदर सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता। फोर्थ, प्लांट सेल्स की साइज जनरली लार्ज होती है, बिग होती है इन कंपैरिजन टू एनिमल सेल। एंड फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार्च। प्लांट सेल में स्टार्च स्टोर होता है, जबकि एनिमल सेल में ग्लाइकोजन स्टोर होता है। एनिमल सेल में ग्लाइकोजन और प्लांट सेल में क्या होता है स्टोर? वेरी गुड, भूल गए? एक सेकेंड में, स्टार्च। ठीक है, स्टार्च प्लांट सेल में स्टोर होता है और एनिमल सेल में ग्लाइकोजन। तो ये डिफरेंस थे प्लांट सेल और एनिमल सेल में। इसी क्वेश्चन के अलावा एक और क्वेश्चन आता है, डायग्राम ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल विद देयर एंटायर नेम्स। ठीक है, तो वो आपको इस चैप्टर के एंडिंग में देखने को दिखेगा। एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माइटोसिस एंड मियोसिस और द डिवीजन ऑफ सेल। ठीक है, बट हमारा लास्ट टॉपिक है सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस जो होता है वो 2 डॉटर सेल्स देता है, जबकि मियोसिस 4 जर्म सेल्स देता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में। माइटोसिस 4 स्टेजेस में होता है, मियोसिस 8 स्टेजेस में होता है। माइटोसिस वायरस को छोड़ के सब में होता है और मियोसिस एनिमल्स, प्लांट्स और फंगस में होता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है जो आप याद रख के माइटोसिस और मियोसिस को एक्सप्लेन कर सकते हो। मियोसिस में
एक मदर सेल 4 जर्म सेल्स को प्रोड्यूस करती है। जर्म सेल मतलब सेक्स सेल्स को। जबकि माइटोसिस में एक मदर सेल 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करती है। मियोसिस में 4 जर्म सेल्स डिफरेंट टाइप के प्रोड्यूस होते हैं। तो ये है मेन डिफरेंस आपका माइटोसिस एंड मियोसिस का। ओके, हैव अ गुड डे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। होप करता हूं आप मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करेंगे और हम लोगों की मदद भी करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।